गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम जावा की क्लास में आज जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वह टॉपिक हमारा रहेगा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम। जैसा कि आपने सी लैंग्वेज पे काम किया है, आपने सी प्लस प्लस पे वर्क किया है सेकेंड ईयर के अंदर। सी में भी हम एक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं प्रोग्राम बनाने के लिए, और सी प्लस प्लस में भी हम एक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं प्रोग्राम बनाने के लिए। इसी प्रकार से जावा की एक बेसिक स्ट्रक्चर है कि उसी स्ट्रक्चर उसी फॉर्म में उसी तरीके से हमें प्रोग्राम को लिखना पड़ेगा। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम के अंदर सबसे पहला फर्स्ट जो सेक्शन होता है उसे कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। नंबर 1 डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन या डॉक्यूमेंटेशन पार्ट। स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि हर प्रोग्राम के ऊपर हम टेक्स्ट की फॉर्म में एक डिस्क्रिप्शन या इंफॉर्मेटिव पार्ट लिख सकते हैं। ये डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन हम सी लैंग्वेज में भी काम में लेते थे और सी प्लस प्लस में भी लेते थे। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन जो है उसके बारे में यही कहा जाता है कि ये एक प्रोग्राम का पार्ट नहीं होता है, यानी कि जो आपने डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में लिखा है आपका प्रोग्राम जब ट्रांसलेट होगा तो कंपाइलर उसे कंपाइल नहीं करेगा, उस डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन को इग्नोर किया जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन जो हम प्रोग्राम के सबसे ऊपर पार्ट में लिखते हैं वो सेक्शन बेसिकली जो हमने प्रोग्राम बनाया है उसकी इंफॉर्मेशन होती है कि वो प्रोग्राम हमने किस पर्पस के लिए बनाया, या फिर उस प्रोग्राम के अंदर हमने कौन कौन से एलिमेंट्स प्रयोग में लिए हैं। उन एलिमेंट्स को हम यदि इंफॉर्मेटिव रूप में हमारी सूचना के रूप में हमें याद रखने के रूप में अगर ऊपर लिखना है तब हम डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन का प्रयोग करते हैं। स्टूडेंट, आप सभी को पता है आपने सी और सी प्लस प्लस में प्रयोग में लिया है कि डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन जो है हम दो प्रकार से काम में लेते हैं। एक होता है सिंगल लाइन कमेंट्स और एक होता है मल्टी लाइन कमेंट्स। ये दोनों ही कमेंट्स आप अच्छी तरह जानते हैं। सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए 2 फॉरवर्ड स्लैश, और अगर आप मल्टी लाइन कमेंट्स की बात करें तो स्लैश स्टार्ट से आपका कमेंट शुरू होगा या डॉक्यूमेंटेशन शुरू होगा, और जिस स्थान पर हमें जिस पॉइंट पर हमें कमेंट्स को क्लोज करना है वहां पे एस्टेरिक साइन और फॉरवर्ड स्लैश एस्टेरिक साइन से कमेंट स्टार्ट होगा, और जितनी लाइंस को हमें कमेंट में रखना है यानी डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में रखना है वहां पे जहां तक रखना है वहां पे एस्टेरिक साइन और फॉरवर्ड स्लैश से क्लोज। यदि हम सिर्फ सिंगल लाइन को ही कमेंट में रखना चाहते हैं तो आप 2 फॉरवर्ड स्लैश का प्रयोग कीजिए, वो लाइन आपकी कमेंट में हो जाएगी और नेक्स्ट लाइन वापस प्रोग्राम का पार्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार हम जावा के प्रोग्राम के अंदर भी डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन के तहत कमेंट्स इंसर्ट कर सकते हैं। अगला पार्ट जो होता है वो है पैकेज पार्ट। पैकेज सेक्शन या पार्ट, इसके बारे में थोड़ा आप समझ लीजिए। जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पास अपनी एक इनबिल्ट लाइब्रेरी होती है, प्री डिफाइंड लाइब्रेरी होती है। ये आपने अगर हम सी लैंग्वेज की बात करें तो सी के अंदर हम बहुत सारे फंक्शंस प्री डिफाइंड काम में लेते हैं। अगर हम सी प्लस प्लस की बात करें तो सी प्लस प्लस के अंदर भी हम बहुत सारे फंक्शंस प्री डिफाइंड काम में लेते हैं। और आपको पता होगा कि जो लाइब्रेरी फंक्शन सी या सी प्लस प्लस के होते हैं उन लाइब्रेरी फंक्शंस को अपने प्रोग्राम में प्रयोग लेने से पहले हमें हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी आवश्यक हो जाती है। इसका मतलब यह है कि सी या सी प्लस प्लस के जो भी फंक्शंस होते हैं वो सारे प्री डिफाइंड फंक्शन जो लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं वो किस फॉर्म में रहते हैं, हेडर फाइल के फॉर्म में रहते हैं। हमने जैसे सपोज स्ट्रिंग हैंडलिंग के फंक्शंस को प्रयोग करना है तो हम string.h हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं। अगर हमें सी के अंदर इनपुट आउटपुट को मैनेज करना है तब हम स्टैंडर्ड IO फाइल का प्रयोग करते हैं। अगर हम सी प्लस प्लस में इनपुट को मैनेज करना है तब हम IO स्ट्रीम फाइल को इनपुट इंक्लूड करते हैं। इसी प्रकार से जैसे सी और सी प्लस प्लस के अंदर लाइब्रेरी फंक्शंस हेडर फाइल की फॉर्म में स्टोर होते हैं और हमें उन हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना होता है, सेम उसी प्रकार जावा की लाइब्रेरी जो है, क्योंकि जावा एक ट्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और जावा की लाइब्रेरी जो है वो हमें पैकेज की फॉर्म में मिलती है। और पैकेज के अंदर बहुत सारे
क्लासेज होती है। पैकेज अलग अलग फंक्शनलिटी के हिसाब से ग्रुप्ड होते हैं। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ पैकेज, जो हमने एपीआई पैकेज वगैरह अपने डिस्कस किया था लाइब्रेरी फंक्शंस के लिए। तो जैसे आईओ पैकेज है, यूटिलिटी पैकेज है, लैंग्वेज पैकेज है, ये पैकेज प्री डिफाइंड पैकेज कहलाते हैं और इन पैकेज को हम पहले से बने हुए पैकेज हमें अपने प्रोग्राम में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ये जो पैकेज स्टेटमेंट है ये हम तब काम में लेंगे जब हम अपना खुद का पैकेज क्रिएट करते हैं। ये जो है वो यूजर डिफाइंड पैकेज के लिए है। जब हम अपने प्रोग्राम में अपना स्वयं का पैकेज क्रिएट कर रहे हैं तब डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन के बाद सेकेंड नंबर पोजीशन पे जो स्टेटमेंट या सेक्शन आएगा उसको हम पैकेज सेक्शन कहते हैं। पैकेज सेक्शन के अंदर यहाँ पर पैकेज का नाम आएगा और नीचे उस पैकेज के अंदर हमें क्या प्रोग्राम लिखना है वो उसके अंदर लिखेंगे। तो इस प्रकार ये पैकेज स्टेटमेंट जो है वो एक नए पैकेज के लिए, यूजर डिफाइंड पैकेज के लिए, न्यू पैकेज के लिए जो हमारे द्वारा बनाया जाएगा उसके लिए स्टेटमेंट काम में आता है। और जस्ट इसके नीचे का जो टॉप स्टेटमेंट है उसको कहा जाता है इंपोर्ट स्टेटमेंट या इंपोर्ट पार्ट। जो पैकेज जावा के अंदर प्री डिफाइंड पैकेज है जैसे लैंग्वेज पैकेज, आईओ पैकेज, एडब्ल्यूटी पैकेज, एप्लेट पैकेज, इन पैकेजेस को यदि हम इन पैकेज के अंदर जो क्लास है उन्हें हम अपने प्रोग्राम के साथ प्रयोग में लेना चाहते हैं तो हम इंपोर्ट स्टेटमेंट का प्रयोग करेंगे। अगर हमने अपना कोई पैकेज बनाया है और उसे भी हम अपने प्रोग्राम में प्रयोग करना चाहते हैं तब भी हम इंपोर्ट पार्ट का प्रयोग करेंगे। यानी इंपोर्ट सेक्शन या इंपोर्ट पार्ट के अंदर पहले से बने हुए पैकेज को कॉल किया जाता है। इसको किस प्रकार से, फॉर एग्जांपल सपोज हम एक पैकेज है जावा का AWT और उस पैकेज को हम अपने उस पैकेज की एक क्लास है जिसका नाम है ग्राफिक्स क्लास। उस ग्राफिक्स क्लास को हम अपने प्रोग्राम के साथ इंक्लूड करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, ताकि हम उस ग्राफिक्स क्लास में जो भी मेथड्स है उन मेथड्स को या उन फंक्शंस को हम अपने प्रोग्राम में प्रयोग कर सकते हैं। तो उसके लिए जो स्टेटमेंट जावा डॉट के बाद हमारे पैकेज का नाम आएगा। सपोज हम AWT पैकेज लेना चाहते हैं तो java.awt और उसके बाद जिस क्लास को हम इंक्लूड करना चाहते हैं उस क्लास का नाम आ जाएगा। इट मींस जावा पैकेजेस के अंदर AWT पैकेज है। AWT के बारे में हमने डिस्कस किया था, एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट, जिसके अंदर ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग से रिलेटेड क्लासेस होती है। तो इस AWT के अंदर बहुत सारी क्लासेस है। अगर हम पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्लास को हमारे प्रोग्राम के साथ इंक्लूड करना चाहते हैं, इंपोर्ट करना चाहते हैं तो AWT.graphics लिख दिया। तो अब AWT की सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक्स क्लास हमारे प्रोग्राम के साथ इंक्लूड हो जाएगी, इंपोर्ट हो जाएगी और उस AWT की ग्राफिक क्लास के अंदर जो जो फंक्शंस है उन सारे फंक्शंस को हम अपने प्रोग्राम के साथ प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि AWT पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस है सारी क्लासेस को हम अपने प्रोग्राम के साथ इंक्लूड करना चाहते हैं, इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे स्टेटमेंट हो जाएगा java.awt.start और सेमीकोलन। अगर हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं तो अब स्पेसिफिक ग्राफिक क्लास हमारे साथ इंपोर्ट नहीं हुई, AWT पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेज है वो सारी क्लासेज हमारे प्रोग्राम के साथ इंपोर्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से इंपोर्ट स्टेटमेंट एग्जिस्टिंग या प्री डिफाइंड पैकेज को अपने प्रोग्राम फाइल के साथ अटैच करने के लिए या इंपोर्ट करने के लिए प्रयोग में लेते हैं। और पैकेज स्टेटमेंट जब हम अपना खुद का स्वयं का नया पैकेज क्रिएट करने जा रहे हैं तब हम पैकेज स्टेटमेंट का प्रयोग करेंगे। इंपोर्ट के बाद आता है इंटरफेस। इंटरफेस एक नई टर्म है जो अपन आगे, ये सारी चीजें हम अगर आगे डिटेल के अंदर पूरे चैप्टर्स है ये, इनको डिटेल के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। तो इंटरफेस के बारे में आप जानकारी ले लीजिए कि इंटरफेस जस्ट लाइक अ क्लास। इंटरफेस एक क्लास के समान होता है। जिस प्रकार हम क्लास को डिजाइन करते हैं और एक क्लास के अंदर वेरिएबल्स और फंक्शंस होते हैं, उसी प्रकार हम इंटरफेस, जावा के अंदर इंटरफेस भी डिजाइन कर सकते हैं और इंटरफेस के अंदर भी वेरिएबल और फंक्शंस डिक्लेयर होते हैं। बट
इंटरफेस की कुछ लिमिटेशंस है और क्लास जो है एक वाइड ग्रुप है, क्लास एक बड़ा ग्रुप है और इंटरफेस की कुछ लिमिटेशंस है। बट इंटरफेस का डिक्लेरेशन और प्रयोग जस्ट लाइक अ क्लास ही किया जाता है। अब इंटरफेस की लिमिटेशंस क्या है और क्लास कितनी वाइड है, यह हम आगे नेक्स्ट इसको डिटेल में पढ़ेंगे, तब अपन इसके बारे में और डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन इंटरफेस का जो सेक्शन है, इट मीन जब हम अपने प्रोग्राम में इंटरफेस को डिजाइन कर रहे हैं, इंटरफेस को बना रहे हैं, तो इट मस्ट इंटरफेस स्टेटमेंट जो है वो इंपोर्ट के नीचे ही आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास डेफिनेशन पार्ट। क्लास डिफाइनिंग पार्ट में जावा जो है एक ट्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और जावा के अंदर हमें जो कुछ भी काम करना है वो क्लास में ही होगा। तो अगर हम जावा के अंदर नंबर ऑफ क्लासेस डिजाइन करना चाहते हैं, हमारे सिंगल क्लास भी हो सकती है और मल्टीपल क्लास भी हो सकती है, तो अगर जब क्लास हम डिजाइन कर रहे हैं तो क्लास डिजाइन का जो पार्ट है वो इंटरफेस के बाद में आएगा। आपको पता है क्लासेस के बारे में अपन C++ में भी डिस्कस कर चुके हैं कि क्लास एक एंटिटी है जिसमें हम प्रोग्राम में प्रयोग होने वाले सारे वेरिएबल्स और फंक्शंस को एक सिंगल यूनिट में डिक्लेयर करते हैं। तो इसी प्रकार से यदि हम अपने प्रोग्राम में क्लास का भी प्रयोग करना चाहते हैं, क्लास को भी डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो हम उस क्लास का डेफिनेशन पार्ट इंटरफेस के जस्ट नीचे करेंगे। इंटरफेस और क्लास में भी मल्टीपल, हमारे पास हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम नंबर ऑफ क्लासेस को डिजाइन करें, तो आप मल्टीपल क्लास भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे क्लास डेफिनेशन पार्ट है जो क्लास को डिजाइन करेगा, ये भी हम आगे डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। तो अभी तक जो हमने जावा के स्ट्रक्चर के अंदर जो पार्ट पढ़े हैं, ये सारे पार्ट जो है वो ऑप्शनल पार्ट है, कंपल्सरी या मैंडेटरी पार्ट नहीं है। दीज आर ऑप्शनल पार्ट व्हेन वी नीडेड, जब हमें इन पार्ट की आवश्यकता है, जब हम पैकेज बनाएंगे तो पैकेज का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। जब हम कमेंट्स इंसर्ट करेंगे तभी डॉक्यूमेंट सेक्शन का प्रयोग होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सेम जब हम किसी पैकेज को इंपोर्ट करेंगे, जब हम किसी पैकेज को अपने प्रोग्राम के साथ इंपोर्ट करेंगे तभी हम पैकेज स्टेटमेंट का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज हम पैकेज स्टेटमेंट का प्रयोग नहीं करेंगे। हमारे प्रोग्राम में इंटरफेस की नीड है और इंटरफेस हमें क्रिएट करना है, तो हम इंटरफेस बनाएंगे, इंटरफेस स्टेटमेंट लिखेंगे। और इसी प्रकार हमारे प्रोग्राम में एडिशनल क्लास की रिक्वायरमेंट है, नंबर ऑफ क्लासेस डिजाइन करना चाहते हैं, तब हम क्लास स्टेटमेंट का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज हम इनका प्रयोग नहीं करेंगे। ये ऑप्शनल है, जब हमारे प्रोग्राम में इसकी नीड होगी तब हम काम में लेंगे। प्रोग्राम का एक पार्ट ऐसा है जो कंपलसरी या मैंडेटरी पार्ट है और ये वाला पार्ट हर प्रोग्राम में होना अनिवार्य है। ये ऑप्शनल है, इसमें से हम आवश्यकता के अनुसार काम में लेंगे। ये कंपलसरी नहीं है कि सारे पार्ट को हर प्रोग्राम में प्रयोग करना अनिवार्य है, ये ऑप्शनल है, हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम प्रोग्राम में काम में लेंगे। लेकिन जो पार्ट मैं अभी लिख रहा हूं वो ईच एंड एवरी जावा प्रोग्राम, हर जावा प्रोग्राम में होना मैंडेटरी है, अनिवार्य है, कंपलसरी। क्लास और इसी क्लास के अंदर जो डिजाइन होगा वो होगा आपका मेन मेथड और क्लोज। अब ये जो क्लास है, इस क्लास को कहा जाता है मेन मेथड क्लास। और इसी प्रकार ये आपका मेन फंक्शन है, आप सभी इसके बारे में जानते हैं, मेन मेथड या मेन फंक्शन। तो मेन मेथड क्लास जो है, मेन फंक्शन मेन मेथड क्लास के अंदर डिफाइन होता है। अभी तक आपने मेन फंक्शन क्लास के बाहर डिक्लेयर किया था C++ में, लेकिन जावा इज ए ट्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सो दैट जावा के अंदर मेन मेथड भी क्लास के अंदर ही डिक्लेयर होता है। तो ये जो जिस क्लास के अंदर मेन मेथड बना रहे हैं हम, वो एक ही क्लास होगी, ऐसी मल्टीपल क्लास नहीं हो सकती। मल्टीपल क्लास जो भी होगी उसके अंदर मेन मेथड नहीं होगा। पूरे प्रोग्राम में ऐसी क्लास जिसके अंदर मेन मेथड डिफाइन होगा वो सिंगल होगी। जिस क्लास के अंदर मेन मेथड बन रहा है उसे मेन मेथड क्लास कहा जाता है।
जिस क्लास में मेन फंक्शन बनेगा उसे मेन मेथड कहेंगे और उसी के अंदर मेन फंक्शन डिस्क्राइब होगा। और यही पार्ट एटलीस्ट जावा के प्रोग्राम में कुछ भी नहीं लिखा है और हम प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, एक लाइन भी लिखना चाहते हैं, तो ये पार्ट प्रोग्राम का मैंडेटरी पार्ट है, ये पार्ट प्रोग्राम का कंपलसरी पार्ट है। बिल्कुल समझ लेना आप अच्छी तरह कि जो मेन मेथड और मेन मेथड क्लास है ये मैंडेटरी पार्ट है और इसे प्रोग्राम में लिखना अनिवार्य है। इसके अलावा ये सारे जो है वो ऑप्शनल पार्ट है। एक और आप ध्यान रखना कि जो हम जावा की सोर्स फाइल सेव करेंगे, जावा के अंदर जो सोर्स फाइल होगी, उस मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया है, जो सोर्स फाइल है उसको हम जब सेव करेंगे तो उसका नाम मेन मेथड क्लास का जो नाम होगा उसी नाम से सेव किया जाएगा। जो आपने मेन मेथड क्लास बनाई है उस मेन मेथड क्लास का जो भी नाम रखेंगे आपकी सोर्स फाइल उसी नाम से सेव होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे ये क्लास बना रहे हैं और मैंने इस क्लास का नाम सम रखा है, क्लास सम, तो मेन मेथड क्लास का नाम क्या हो गया, सम। अब जब हम इस प्रोग्राम को सेव करेंगे तब आपकी जो सोर्स फाइल है उसका नाम क्या होगा, सम डॉट जावा। कोई दूसरा नाम हम नहीं रख सकते, कोई भी अदर दूसरा नाम हम नहीं रख सकते। सोर्स जावा सोर्स फाइल का नाम मेन मेथड क्लास के नाम के समान होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम, जिसमें फर्स्ट डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है, इसमें हम कमेंट्स को इंसर्ट करते हैं। इसी प्रकार पैकेज, जब हम नए पैकेज यूजर डिफाइंड पैकेज बनाना चाहते हैं तब अपन पैकेज स्टेटमेंट का प्रयोग करेंगे। प्रोग्राम के अंदर एग्जिस्टिंग पैकेज को हम, एग्जिस्टिंग बने बनाए प्री डिफाइंड पैकेज को हम इंसर्ट करना चाहते हैं तब अपन इंपोर्ट सेक्शन का प्रयोग करेंगे। जब हम प्रोग्राम में इंटरफेस डिजाइन करेंगे, इंटरफेस के बारे में मैंने बताया कि इट लाइक अ क्लास बट हैव सम लिमिटेशंस। तो इंटरफेस एक क्लास के समान होता है और जब हमें इंटरफेस को डिजाइन करना है तब हम इंटरफेस स्टेटमेंट का प्रयोग करेंगे। एडिशनल क्लासेस डिफाइन करनी है तो इंटरफेस के बाद में स्टेटमेंट आएगा। ये सारा पोर्शन ऑप्शनल है, अपनी आवश्यकता के हिसाब से काम में लेना है। ये पूरा पोर्शन ऑप्शनल पोर्शन है, जब हमारी नीड होगी प्रोग्राम में तभी हम उस स्टेटमेंट को काम में लेंगे। इट नॉट कंपलसरी कि सारे स्टेटमेंट प्रोग्राम बनाने से पहले प्रयोग करना अनिवार्य है। लेकिन आगे वाला जो पार्ट है ये मेन मेथड क्लास और मेन मेथड ये मैंडेटरी पार्ट है। इस एटलीस्ट आपके प्रोग्राम में कुछ भी नहीं होगा तो एक मेन मेथड क्लास और एक मेन मेथड होगा ही। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम है। नेक्स्ट हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।